हम्म। आओ बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट, बट आपने पहला सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया। सेकंड में आपने क्या पढ़ा था? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा था। थर्ड वाले पॉइंट में आपने पार्टनरशिप पढ़ा था। जो इसका फोर्थ पार्ट होता है वो है बच्चों कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का ही मतलब होता है कोऑपरेशन। को का मतलब होता है बच्चों एक साथ, को का मतलब टुगेदर होता है। जो लगा नहीं है सीओ, को का मतलब टुगेदर। कोऑपरेटिव का मतलब किसी भी काम को करना, ऑपरेट करना, एक साथ मिलकर किसी भी काम को करना कोऑपरेटिव कहलाता है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि कई लोग एक साथ मिलते हैं, मिलके काम को आगे बढ़ाते हैं, वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसा कि आगे ब्रैकेट में भी देखो लिखा है, working together and with other for a common purpose। किसी एक कॉमन पर्पस के लिए एक साथ मिलके दूसरों के साथ काम करना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक बेटा, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ जो ये जो फॉर्म है बिजनेस का, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म है बिजनेस का, इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। यही एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस का। अभी तक आपने जितने फॉर्म पढ़े होंगे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप रहा हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रहा हो, चाहे आपका पार्टनरशिप रहा हो, इन सभी का मोटिव क्या था? तो आपने देखा होगा इन सभी का एक ही मोटिव था, वो था प्रॉफिट कमाना। अर्न मनी था ना? अर्न मनी के साथ साथ अर्न प्रॉफिट ऑल्सो। हाँ, बट ओनली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में दिस इज ओनली अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। द मोटिव इज अ नॉट अ प्रॉफिट, द मोटिव इज म्यूचुअल हेल्प। एक दूसरे की मदद करना, लोगों की मदद करना, एक दूसरे की मदद करना। यहां पे मोटिव इनका प्रॉफिट का नहीं होता, यहां पे मोटिव होता है इनका एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है। जिस तरीके से आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो एक गवर्नमेंट की तरफ से जो मेडिसिन दी जाती हैं वो फ्री में दी जाती हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर जो है आजकल एक मेडिकल स्टोर खोला गया है, जिसे जन चिकित्सालय कहते हैं, मतलब लोगों का मेडिकल स्टोर ऐसे ही है, मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से खोला गया है। वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्म है। वहां पे दवाइयां आपको सबसे सस्ती मिलेंगी। वही दवाई जो मार्केट में आपको 10% डिस्काउंट पे मिलेगी, वहां पे वो 20 to 30%, 35% डिस्काउंट पे मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव ऐसी कई सोसाइटियां होती हैं, कई तरीके, जिस तरह फार्मर की सोसाइटी अलग बनाई जाती है, कंज्यूमर्स की सोसाइटी अलग बनती है। आपने देखा होगा जिनके यहाँ बिजनेस है, व्यापार मंडल एक बनता है, उसमें व्यापारियों का एक मंडल होता है, उसे कहते हैं व्यापार मंडल, बोलते हैं ना? तो व्यापार मंडल का काम क्या है? आपस में अगर किसी भी व्यापारी की कोई दिक्कत होती है, किसी भी बिजनेसमैन की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो सब मिलके उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। होता है कि नहीं होता? वो सब, हाँ, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए वो सोसाइटी बनाई जाती है। क्या ये बताओ, जो व्यापार मंडल आप लोग देखते हो, क्या उसमें कोई प्रॉफिट मोटिव होता है क्या? नहीं। वो एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाई जाती है कि अगर किसी को बिजनेस से रिलेटेड कोई समस्या है, तो देखो सभी बिजनेसमैन एक साथ हो जाते हैं, पूरा व्यापार मंडल एक साथ हो जाता है, तो एक साथ खड़ा होकर आवाज उठाता है। देखे होगे तुम लोग, जनरली देखते होगे। एक अच्छा लेटेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने व्यापार मंडल का, है कि नहीं है? तो बेटा ऐसी सोसाइटीज को ही हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो जैसा कि लिखा भी हुआ है, अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस enterprise. In this form, the main motive is not earning profit, but the main motive of cooperative organization is mutual help. यहाँ पे इसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, म्यूचुअल हेल्प करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है। इसलिए यहां पे एक प्रिंसिपल बनाया गया। वो प्रिंसिपल क्या था? ईच फॉर ऑल। ईच फॉर ऑल का मतलब एक आदमी सबके लिए।
एंड ऑल फॉर ईच, और सब एक आदमी के लिए। तो ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच के प्रिंसिपल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है। समझ में आया कोऑपरेटिव सोसाइटी? किसी को कोई दिक्कत? कि ये ऐसे बिजनेस का फॉर्म है जो कि प्रॉफिट मोटिव से नहीं खोला जाता। यहाँ पे इसका मोटिव म्यूचुअल हेल्प करना होता है, और ये इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच प्रिंसिपल रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका आंसर होना चाहिए से कोऑपरेटिव सोसाइटी। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो बच्चों, कोऑपरेटिव बिजनेस में कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पे देखो, स्टार्टिंग में देखो पहली लाइन में क्या लिखा है? द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से। अगर कोई भी इंसान इसका मेंबर बनना चाहता है तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन, वो अपनी इच्छा से इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है। तो ये कैसा एसोसिएशन है? ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। जो भी इंसान एक दूसरे की मदद करना चाहता है वो इस एसोसिएशन से अपनी इच्छा के अनुसार जुड़ भी सकता है, वो अपनी इच्छा से इस एसोसिएशन को छोड़ भी सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप आ गए तो आपके लिए बाउंडेशन है, आप इसको छोड़ नहीं सकते या इस एसोसिएशन से बाहर नहीं जा सकते। आप अपनी इच्छा से आ भी सकते हो, वो आप अपनी इच्छा से जा भी सकते हो, क्योंकि ये एक कैसा एसोसिएशन है? ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, ये एक ऐच्छिक एसोसिएशन है। वॉलंटरी का मतलब ऐच्छिक होता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड होता है। अब बेटा इसके बाद यहाँ पे मिनिमम कितने आदमियों की जरूरत होती है? 10 लोग। मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 10 लोग होने चाहिए। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जिस तरीके से आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था, तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होते थे और मैक्सिमम 50 होते थे, 50 मेंबर्स। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। लेकिन यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में पूछा जाएगा तो मिनिमम कितने मेंबर? 10 मेंबर, मैक्सिमम नो लिमिट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आगे देखिए लिखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने वाली है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। और बेटा जिस भी चीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है ना, उसका अपना लीगल एग्जिस्टेंस भी होता है। सही, लीगल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है? तो बच्चों, लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि उसकी अपनी अलग पहचान भी होती है। जैसा सपोज दैट जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मान लीजिए। तो जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज का रजिस्ट्रेशन भी हुआ होगा। जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है ये रजिस्टर्ड हो गई, तो अब इसकी अपनी अलग पहचान है। लोग इसे यहाँ के मेंबर्स के नाम से नहीं जानेंगे, लोग इसे जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज के नाम से जानेंगे। तो बेटा जिस भी चीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है उसका अपना लीगल एग्जिस्टेंस हो जाता है, उसके नाम से लोग उसे जानने लगते हैं, उस बिजनेस के नाम से लोग उसे पहचानते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा व्यापार मंडल, तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि व्यापार मंडल क्या होता है। वहां के लोगों की तो बात मैंने नहीं की ना, व्यापार मंडल से ही आपने समझ लिया कि जितने भी बिजनेसमैन का ग्रुप होता है जो एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए बनता है उसे हम व्यापार मंडल कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर पूछा जाए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? यस सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। हाउ मेनी मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? सर मिनिमम मेंबर 10 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलो अब बेटा जो मेंबर्स इसके होते हैं, मान लीजिए इसमें मिनिमम 10 या मैक्सिमम नो लिमिट, सपोज दैट 50 मेंबर आ गए, तो जो मेंबर आएंगे वो अपनी कुछ कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में।
लेकिन वो कैपिटल ऐसे ही नहीं दे देते कि चलिए हम आगे बिजनेस में हमने कैपिटल लगा दी, नहीं, वो बिजनेस में कैपिटल एज अ शेयर लगाते हैं। आपने शेयर का नाम सुना होगा, हर एक कंपनी के शेयर बिकते हैं कि फेसबुक का इतना शेयर है, या आज रिलायंस जियो के शेयर्स के दाम बढ़ गए, शेयर्स के दाम कम हो गए, नाम आपने सुना होगा। तो बेटा शेयर क्या होता है ना, शेयर का मतलब शेयर इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की कैपिटल के एक पार्ट को, एक छोटे से पार्ट को हम शेयर कहते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज थी कि जो जियो कंपनी है, जियो में कई कंपनियों ने जियो कंपनी के शेयर्स को खरीदा, जिस तरह फेसबुक ने भी खरीदा है, और अमेरिका की 2-3 कंपनियां हैं उसने भी खरीदा है। हाँ, बाकी उसके शेयर्स बाकी कंपनियों ने ले लिया है, ले लिया ना। तो हाँ, तो इसी तरीके से जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर आते हैं, वो कैपिटल शेयर कैपिटल के फॉर्म में लगाते हैं। मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स को खरीदते हैं, और खरीदने के बाद जो भी पैसा देते हैं वही उनकी कैपिटल कहलाती है। तो एज अ फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल ही एक मेंबर अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट जो है देता है, कंट्रीब्यूट देता है कहां पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो बच्चों देखो यहां पे लिखा है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। किस फॉर्म में देता है, सिर्फ शेयर कैपिटल के फॉर्म में। मान लीजिए, अच्छा सर कोई दूसरे एग्जाम्पल से समझाइए, तो ऐसे समझो, अगर मान लीजिए आप अपनी बिल्डिंग देना चाहते हो, मान लीजिए हमारी एक बिल्डिंग थी खाली पड़ी थी, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दी कि इस बिल्डिंग में अपना कोऑपरेटिव बिजनेस चलाइए। हमने अपनी बिल्डिंग दी ना, और हमने बोल दिया कि हमारी बिल्डिंग की कीमत 50 लाख रुपए है, तो हमारी कैपिटल अब आपके बिजनेस में 50 लाख हो गई। तो क्या ऐसा माना जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा। वो बिल्डिंग उसकी कैपिटल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है वो आपको उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स को खरीदना पड़ेगा। जितने भी शेयर्स आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के खरीदते हैं, वही आपकी शेयर कैपिटल मानी जाएगी, वही आपकी कैपिटल उस बिजनेस में मानी जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पे जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाएगी बाय द मेंबर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल होनी चाहिए, वो सिर्फ शेयर कैपिटल के फॉर्म में होनी चाहिए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो यहां तक पूछ लो, फिर आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से भी लोन ले सकती है। बस इतनी सी बात थी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इसका म्यूचुअल हेल्प मोटिव होता है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल बना है कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये इसी प्रिंसिपल पे चलता है। ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है कि आप अपनी इच्छा से इसमें आ भी सकते हो और अपनी इच्छा से जा भी सकते हो। यहाँ पे मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। इसके बाद बच्चों इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जिससे इसको एक लीगल एग्जिस्टेंस मिलता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो भी मेंबर्स अपनी कैपिटल लगाते हैं वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो शेयर कैपिटल के फॉर्म में होनी चाहिए। कोई दिक्कत, और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप बैंक से भी लोन ले सकते हो। अब बताओ बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एनीवन हैव एनी डाउट तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े, बताइए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, अलग अलग जो है ऑथर्स ने दी है। इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा फीचर क्या है बेटा, फीचर देखो डेफिनेशन में ही होता है। जितनी भी डेफिनेशन आपने पढ़ी उसी में उसके फीचर्स होते हैं। पहला फीचर वॉलेंट्री एसोसिएशन, ये मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब क्या है, कोई भी मेंबर अपनी इच्छा से आ भी सकता है और अपनी इच्छा से जा भी सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस। Any person can join the cooperative society if he oblique she has common interest. Any person, कोई भी आदमी अपने इंटरेस्ट से
कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है इस सोसाइटी में, तो वो अपनी इच्छा से जा भी सकता है। द मेंबर कैन लीव द सोसाइटी whenever they desire so by given a notice। जब भी उसको इसको छोड़ के जाना है तो वो जा भी सकता है, एक नोटिस देके वो इसे जा भी सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? तो इसका पहला फीचर क्या है? ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। दूसरा फीचर इसका सबसे क्या है बेटा? लीगल स्टेटस। जैसा कि आपको पता है कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और मैंने अभी आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होते ही इसको अपना लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है, इसको इसकी अलग पहचान मिल जाती है। तो इसका जो सेकंड फीचर है वो है लीगल स्टेटस। इट इज कंपलसरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कि कंपलसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल, एक अलग पहचान हो जाती है, लोग उसको उसके नाम से जानते हैं, तो ये लीगल स्टेटस हो जाता है। थर्ड फीचर है बेटा इसका लिमिटेड लायबिलिटी। अभी तक आपने पार्टनरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड थी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितनी भी उनकी शेयर कैपिटल होती है उनकी लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होती है कि अगर बिजनेस को नुकसान होता है तो जितनी भी उनकी शेयर कैपिटल उन्होंने लगाई है, जितने भी शेयर्स लिए हैं, वही उन्हीं शेयर्स का नुकसान होगा बस, उससे ज्यादा उनका नुकसान नहीं होता। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये थर्ड फीचर है, दैट इज कॉल्ड अ लिमिटेड लायबिलिटी। तो वही लिखा है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। कि उन्होंने कैपिटल के फॉर्म में जितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उनकी लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा उन्हें नुकसान नहीं होता। तो ये तीनों मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। चौथा जो है इसमें बेटा, इसका मोटिव क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि इसका मोटिव से प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसका मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है। ये म्यूचुअल हेल्प के लिए खोला जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। देखो बच्चों, इसका मोटिव, इसमें पांचवा पॉइंट क्या था? ये सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। फोर्थ पॉइंट देखिए, कंट्रोल। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। होता क्या है बच्चों, मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में 50 मेंबर हैं, मेंबर तो 50 है ना, लेकिन हम उसमें से कुछ लोगों की एक कमिटी बनाते हैं कि 8 लोगों की, 6 लोगों की, 10 लोगों की, 12 लोगों की एक कमिटी बना दिए। उस कमिटी में कोई अध्यक्ष बन गया, कोई उपाध्यक्ष बन गया, इस तरीके से कई लोगों को उनको पोस्ट दे देते हैं। तो जो यहाँ पे कंट्रोल करने, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, जो पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल में रखता है, वो कौन? जो भी इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी होती है वही उस ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल रखती है। जिन लोगों को वहां के मेंबर्स ने इलेक्ट के सेलेक्ट किया है, जिस भी मेंबर को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है या उपाध्यक्ष बनाया है, उन्हीं का उस ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल होता है। इसका मोटिव सर्विस मोटिव होता है, और यहाँ पे सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स होता है, सभी को एक समान अधिकार होता है वोट देने में। ऐसा नहीं है कि जिसकी शेयर कैपिटल सबसे ज्यादा है उसके पास वोटिंग राइट्स भी ज्यादा है, ऐसा नहीं होता। जिस तरह यहाँ पे डेमोक्रेटिक नियम चलता है कि एक आदमी के पास सिर्फ एक ही वोट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपकी कैपिटल सबसे ज्यादा है तो आपको हम 10 वोट दे सकते हैं, एक आदमी 10 वोट दे सकता है, ऐसा नहीं होता। आप चाहे 1 लाख रुपए कैपिटल लगाए हो, चाहे आप 10 रुपए कैपिटल लगाए हो, सबको इक्वल वोटिंग राइट होता है कि सबके पास एक वोट देने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कैपिटल ज्यादा है तो आपके पास बहुत ज्यादा वोट है, और आपकी कैपिटल कम है तो आपको कम वोट देने का अधिकार है। यहाँ पे सबको एक समान वोटिंग राइट्स होता है। बताइए बच्चों, फीचर्स में कोई दिक्कत किसी को तो पूछ लो।
किसी भी फीचर में। हाँ पूछो। यस बेटा, इसका एक्सपेंड करने का मोटिव ही नहीं होता ना कि इनको एक्सपेंड करना है। हाँ ज्यादा बढ़ाना, देखो इनका एक्सपेंड करने का कोई मोटिव नहीं होता, इनको अपना कोई बिजनेस बढ़ाना थोड़ी ना है। इन्होंने तो एक सोसाइटी बनाई एक दूसरे की हेल्प के लिए। अब अगर आपकी इच्छा है इस सोसाइटी से जुड़ने की, अब जुड़ते जुड़ते 2000 लोग इस सोसाइटी से जुड़ गए ना, तो बस आप जुड़े ही तो हो, तो ये एक्सपेंड हो गया, इसी को कहते हैं बिजनेस एक्सपेंड हो गया। ये कोई बिजनेस थोड़ी ना है, ये तो एक म्यूचुअल हेल्प के लिए एक सोसाइटी बनाएगी। भाई 2000 लोग हमारे मेंबर हैं, हमारी एक सोसाइटी है, 2000 लोग यहाँ पे हैं, तो 2000 लोग वहां बैठे थोड़ी ना रहते हैं, सिर्फ वो मेंबरशिप है, जब जिसकी आवश्यकता होती है उनको बुला लिया जाता है। कोई दिक्कत? मान लीजिए एक ऐसे समझो, तुम सभी बच्चे हो और हम हैं, हमने सभी बच्चों को एक लिस्ट में लिखा और हमने कहा कि मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली, आप सभी बच्चे इसके मेंबर हैं। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको एक दूसरे की हेल्प के लिए आना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है सर। अब आदित्य को कोई दिक्कत आई तो मैंने प्रिंस को फोन मिलाया कि बेटा प्रिंस जाओ देखो आदित्य को क्या समस्या है, मैं थोड़ा दूर हूं, तुम जाके देख लो। तो प्रिंस कहा ठीक है सर, मैं जाता हूं, मैं देख के आता हूं उसको क्या दिक्कत है। तो प्रिंस आदित्य की हेल्प करने के लिए पहुंच गया। हम पहुंचे क्या? हम तो नहीं गए ना, लेकिन प्रिंस पहुंच गया। प्रिंस क्यों पहुंचा? क्योंकि प्रिंस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है। इस तरीके से जितना बड़ा हमारा स्केल होगा उतने ही ज्यादा लोग होंगे और लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए होंगे। तो इसलिए इस बिजनेस का कोई बिजनेस थोड़ी ना है कि हम यहाँ पे कुछ कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। खरीदना बेचना तो यहाँ पे है नहीं, लोगों की हेल्प ही तो करनी है, आपस में एक दूसरे की हेल्प ही तो करनी है। कोई दिक्कत? बोलो बेटा, अभी भी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। चलो अब इसके हम एडवांटेज देखते हैं, कुछ मेरिट्स देखते हैं कि इसके क्या मेरिट्स हैं। बेटा पहला इसका मेरिट क्या है? अभी जस्ट ही आपने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे इक्वालिटी होती है वोटिंग स्टेटस में, सभी को वोट करने में समान अधिकार मिलता है। हर एक आदमी को एक ही वोट मिलेगा, ऐसा नहीं कि अगर आपने ज्यादा कैपिटल लगाई तो आपको ज्यादा वोट देने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार है, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस है। दूसरा बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी, अभी आपने पढ़ ही लिया कि यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी उनके शेयर कैपिटल तक लिमिटेड होती है। अगर नुकसान होगा तो जितना उनका शेयर कैपिटल है बस वही डूबेगी, अदरवाइज यहाँ पे और कोई नुकसान नहीं होता। स्टेबल एग्जिस्टेंस, स्टेबल का यहाँ पे स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, कोई मेंबर पागल हो जाता है, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उससे फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में क्या था, किसी भी पार्टनर के डेथ होने पे, उसके रिटायर्ड होने पे, नए पार्टनर आने पे पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी और फिर एक नई पार्टनरशिप बनती थी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती है, इसलिए ये लंबे समय तक चलती है। अगर इसके किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर कोई दूसरा मेंबर आ जाएगा, ये हमेशा आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो स्टेबल होता है, इसलिए कहा गया ये स्टेबल एग्जिस्टेंस है। बेटा ये इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होता है। इकोनॉमिकल जहां भी वर्ड आता है वहां इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि खर्च कम होना, पैसों की ज्यादा से ज्यादा बचत होना। इसका जो काम होता है उसमें बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके जितने मेंबर होते हैं ना वही सारा काम देखते हैं। तो जब हमारे ही मेंबर हमारा काम देखेंगे, हमें कहीं बाहर से हेल्प तो लेनी नहीं है कि हम बाहर से कोई हेल्प लेंगे, एडवर्टाइजिंग कंपनी से कोई हेल्प लेंगे या किसी अनदर पर्सन से कोई हेल्प लेंगे, तो उसके लिए हमको उसको पैसा देना है। तो यहाँ पे जो उसके मेंबर्स हैं वही काम देखते हैं, तो वो आपसे पैसे तो मांगेंगे नहीं। तो इसलिए ये इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। बेटा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है, तो वही देखें यहाँ लिखा है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, यहाँ इनको जो है गवर्नमेंट से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसा कि टैक्स में इनको छूट मिल जाती है, गवर्नमेंट इनको टैक्स में छूट देती है, गवर्नमेंट इनको मटेरियल वगैरह सब्सिडी पे दे देती है,
गवर्नमेंट ऑफर्स लोन, गवर्नमेंट इनको लोन भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे देती है। तो इस तरीके से बहुत ही गवर्नमेंट के कई बेनिफिट्स भी इनको मिलते हैं। एक अच्छा एग्जांपल आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ले सकते हो, एनजीओ। एनजीओ का नाम आपने सुना है? कई एनजीओ चलते हैं लोगों की सेवा के लिए। वो दिखाते हैं कि हमारा ये एनजीओ है, हमारे यहाँ जो है गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये एनजीओ के नाम से वो अपना बिजनेस खोल देते हैं कि ये हमारे एनजीओ है, हमारे एनजीओ में आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिए, हमारे एनजीओ के आप मेंबर बन जाइए, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड एनजीओ। इसको गवर्नमेंट से भी बहुत सारी हेल्प मिलती है। इजी टू फॉर्म, इसे बनाना आसान होता है। क्यों भाई? 10 लोग, मिनिमम 10 लोग चाहिए। 10 लोग मिल जाइए अपनी इच्छा से, आप एक एनजीओ खोल सकते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? मिनिमम 10 पीपल। और लेकिन बस आपका मोटिव क्या होना चाहिए? जो भी आप बिजनेस खोलोगे 10 लोग मिलके, आपका मोटिव कहीं से भी प्रॉफिट मोटिव नहीं लगना चाहिए। जब आप अपने आप को आप जाओगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलनी है, ये मेरा पूरा प्लान है, तो उस प्लान में कहीं भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ये प्लान आपका प्रॉफिट मोटिव है। म्यूचुअल हेल्प के मोटिव से अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ खोलना चाहते हो तो आप खोल सकते हो। तो इसे बनाना भी आसान होता है, इसे खोलना भी आसान होता है। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो 7th बेनिफिट इसमें क्या है? इसमें ओपन मेंबरशिप होती है। ओपन मेंबरशिप, ओपन मेंबरशिप मतलब यहाँ पे मेंबरशिप ओपन है। कोई भी इंसान अगर म्यूचुअल हेल्प के पर्पज से आना चाहता है तो वो आके हमारे शेयर्स को खरीद सकता है, यहाँ पे हमारा मेंबर बन सकता है। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड होता है, इसलिए यहाँ पे मेंबरशिप ओपन होती है। हम इसका जो 7th मेरिट्स है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओपन मेंबरशिप है। बेटा इसके सारे मेरिट्स खत्म हो गए। किसी को मेरिट्स में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। एनी प्रॉब्लम? बेटा ये इसके 1 2 3 4 एंड 5 डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स का मतलब डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज, इसमें लिमिटेड कैपिटल होती है। सिंपल सी चीज है बच्चों, जितने मेंबर उतनी कैपिटल, जितने मेंबर उतनी कैपिटल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैपिटल लिमिटेड होती है। और लिमिटेड कैपिटल के कारण क्या है कि भाई जो भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है। अगर नुकसान होगा तो जितने उन्होंने कैपिटल लगाई है सिर्फ उतना ही उनका जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज है डीमेरिट से कि यहाँ हम बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं ला सकते, जितने मेंबर उतनी ही कैपिटल होती है। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, इन एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब अगर बेटा 10 लोग हैं तो वो जितना भी काम होगा वही 10 लोग तो देखेंगे। भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी काम होगा उसके मेंबर ही तो देखते हैं। तो अगर 10 लोग हैं तो वही 10 लोग तो सब काम देखेंगे। क्या वो हर एक काम में एक्सपर्ट होंगे? क्या तो हर एक काम में तो एक्सपर्ट होंगे नहीं, लेकिन बस वो जाएंगे उस काम के लिए। तो वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं उस काम के लिए, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है, क्योंकि हर एक आदमी हर एक काम के लिए एक्सपर्ट नहीं हो सकता। लैक ऑफ सिक्रेसी, सिक्रेसी का मतलब जब आपकी कमेटी की, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है तो उसमें हर एक चीज सबसे बताई जाती है। जो भी मेंबर्स हैं उनको सामने सब कुछ बता दिया जाता है कि भाई हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमारी कोऑपरेटिव बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चीज छिपाया नहीं जा सकता। अपने डॉक्यूमेंट्स को आप छिपा नहीं सकते, बाकी चीजों को आप छिपा नहीं सकते। तो यहाँ पे बच्चों लैक ऑफ सिक्रेसी होती है। इसका थर्ड डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे कोई भी चीज सीक्रेट नहीं होती, सब कुछ आपको दिखाना पड़ता है। चौथा इसका डिमेरिट क्या है? एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। बेटा अगर गवर्नमेंट आपको इतना बेनिफिट देगी, आप गवर्नमेंट से बेनिफिट लोगे, गवर्नमेंट से आप टैक्स में छूट लोगे, गवर्नमेंट से आप सब्सिडी पे सामान लोगे, गवर्नमेंट से आप बहुत सारी चीजें ले रहे हो। अगर गवर्नमेंट ने आपको इतनी मदद की है तो जाहिर सी बात है आप पे गवर्नमेंट निगाहें भी तो बना के रखेगी कि पता चले आप हमसे छूट ले रहे हो, आपका काम दूसरा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का आप पे एक्सेसिव कंट्रोल होता है, आपके हर एक कामों में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। जैसे एनजीओ वगैरह पे क्या है, जितने भी एनजीओ हैं, अगर एनजीओ को गवर्नमेंट से छूट मिलती है तो गवर्नमेंट इन पे अपनी निगाहें भी बना के रखती है कि ये किसी और काम में तो नहीं लगे हैं, कि एनजीओ के नाम पे हमसे बेनिफिट भी ले रहे हैं और साइड से इनका कोई दूसरा काम भी चल रहा है। तो गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के कई बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी बाधाएं या रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। लास्ट क्या है बच्चों? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर।
सिंपल सी चीज है, जहां पे मेंबर ज्यादा होंगे सबके ओपिनियन भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। भाई 10 मान लीजिए 50 मेंबर हैं, 50 के ओपिनियन अलग अलग हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, वाद विवाद भी होगा। आप कुछ कहोगे, वो कुछ कहेगा, क्योंकि भाई एक दूसरे के हेल्प के लिए बना तो है, लेकिन अपने अपने ओपिनियंस भी तो हैं। आपके हिसाब से ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, तो आपस में कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, और यहाँ पे ओपिनियंस में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो बस बच्चों, यही थे इसके 4 to 5 डिमेरिट्स। इन डिमेरिट्स में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लीजिए, किसी भी डिमेरिट में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। बताओ बेटा। बेटा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। बोलो बेटा। हाँ बेटा बोलो।